इस क्लास में थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक एग्जांपल्स हम समझेंगे। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज बाय 400 जूल्स। अगर आपकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब U2 माइनस U1, U2 माइनस U1 विल बी इक्वल टू माइनस 400 जूल्स वाइल इट इज डूइंग 250 जूल्स ऑफ वर्क। अगर आपका सिस्टम वर्क करे तो आप क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय सिस्टम। और वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव, सो इट विल बी प्लस 250 joules. What is the net heat taken in the by the system in this process? So अगर मैं प्रोसेस का हीट एक्सचेंज निकालूं तो आप बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, you will say that Q is equal to W plus delta U. So by putting all the values you will get Q is equal to work done by the system is 250 joules and change in internal energy is minus 400. So it will come out to be minus 150 joules. कितना आएगा ये? माइनस 150 जूल्स. सो मैग्नीट्यूड तो क्या बताएगा कि 150 जूल्स की एनर्जी एक्सचेंज हुई है, और नेगेटिव साइन क्या बता रहे? दैट इफ द नेगेटिव साइन इज देयर देन इट विल शो दैट हीट इज सप्लाइड बाय द सिस्टम, दैट हीट इज सप्लाइड और यू कैन से हीट इज गिवन, और यू कैन से हीट इज रिलीज्ड by the system. समझ में आया? This will be your final answer. In the next question, you are given that an ideal gas is confined in a cylindrical vessel by piston at a constant pressure of 10 raised to power 5 pascals. जो हमारी गैस है, गैस का प्रेशर आपको कितना गिवन है? प्रेशर इज गिवन एज 10 raised to power 5 pascals. 1 pascal is equal to how many Newton meter square? 1 Newton per मीटर स्क्वायर. आगे देखते हैं. When 2 into 10 to power 4 joules of heat is added to it. अब आपने हीट क्या किया? सप्लाई की है. सो हीट सप्लाइड टू सिस्टम विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 2 into 10 to power 4 joules. इतनी हीट आपने सप्लाई कर दी. देन द वॉल्यूम एक्सपेंड फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम कितना गिवन है? 0.15 मीटर क्यूब, और यहाँ से आपकी गैस एक्सपेंड होके फाइनल वॉल्यूम कहाँ तक गई? 0.25 मीटर क्यूब. और जो प्रोसेस जो हुआ है वो कौन सा हुआ है? कांस्टेंट प्रेशर का. सो द प्रोसेस अंडरगोन इज आइसोबारिक प्रोसेस. देन यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द सिस्टम एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी. नाउ यू ऑलरेडी नो दैट द वर्क डन बाय सिस्टम फॉर एन आइडियल गैस फॉर एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विल बी गिवन बाय इंटीग्रल PdV फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम. प्रेशर हमारे यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट. तो प्रेशर इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या? डीवी का इंटीग्रल फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल, विच विल बी पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू यू विल गेट व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस 10 to power 5 पास्कल इंटू फाइनल वॉल्यूम इज 0.25 मीटर क्यूब एंड द इनिशियल वॉल्यूम इज 0.15 मीटर क्यूब. So by calculating you will get that the net work is 10 raised to power 4 Newton meter, which will be equal to 10 raised to power 4 joules. This is the answer to the first part of the problem. And the second part of the problem, you have been asked to calculate the change in internal energy. So from first law of thermodynamics you will say that Q is equal to delta U plus W. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू विल बी गिवन बाई क्यू माइनस डब्ल्यू. यहाँ पे क्यू को हम देखेंगे, हमने सिस्टम को हीट सप्लाई की थी तो साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव. सो द हीट सप्लाइड इज 2 into 10 to power 4 joules एंड द वर्क डन जो हमारा है ये भी क्या है? पॉजिटिव. वर्क डन क्या है? पॉजिटिव. इट मीन्स दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम whose magnitude is 10 to power 4 joules. So the change in internal energy of the system will be equal to 10 to power 4 joules. समझ में आया? और ये पॉजिटिव साइन के साथ आ रही है. इट मीन्स दैट द फाइनल इंटरनल एनर्जी इज ग्रेटर देन द इनिशियल इंटरनल एनर्जी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन you have been given a PV diagram in which the volume is plotted along the y-axis and pressure is plotted along the x-axis. प्रेशर की यूनिट आपको गिवन है पास्कल और वॉल्यूम की यूनिट आपको गिवन है मीटर क्यूब.
from the initial state 1 to the final state 2 if 70 joules of heat is extracted from the gas. आपने यहाँ पे गैस से हीट ले ली, मतलब अपने सिस्टम से हीट लिए. अगर सिस्टम से हीट ली है सो हीट गिवन बाय द सिस्टम विल बी टेकन एज नेगेटिव. एंड हाउ मच इज द क्वांटिटी? 70 जूल्स. सो इतनी आपने हीट ऐसे ले ली है. देन यू हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने से पहले हमें वर्क डन निकालना होगा. क्या निकालना होगा? वर्क डन. वर्क डन आप कैसे निकालेंगे? बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द पीवी ग्राफ एंड द वॉल्यूम एक्सिस. सो यू विल कैलकुलेट दिस वर्क विच इज शेडेड बाय येलो कलर, जिसको मैं येलो कलर से शेड कर रहा हूँ. आपको ये वाले का एरिया निकालना है. अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे देन दिस इज शोइंग अ ट्रिपीजियम. ये आपको क्या दिखा रहा है? ट्रिपीजियम दिखा रहा है. ट्रिपीजियम का एरिया कितना होगा? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, वेयर योर पैरेलल साइड्स विल बी टेकन एज दिस साइड एंड दिस साइड. सो इट विल बी 2.5 into 10 to the power minus 4 plus 10 to the power minus 4 multiplied by base, and base is how much? 5 minus 2 into 10 to the power 5. ठीक है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे you will get the work done will be equal to the work done will be equal to 52.5 जूल्स. वर्क डन कितना आएगा हमारे पास? 52.5 जूल्स. ठीक है. अच्छा, साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो आपका वर्क डन है वो एक क्लॉकवाइज साइकिल बन रही है. वर्क डन क्या बन रही है आपकी? क्लॉकवाइज साइकिल. सो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव ओनली. इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. नाउ द हीट इज गिवन बाय द सिस्टम विच इज ऑलरेडी टेकन एज -70 जूल्स. सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, from first law of thermodynamics, you will say that delta Q is equal to delta U plus W. Delta Q is equal to delta U plus W. So if we'll calculate the change in internal energy, delta U, it will be delta Q minus W. Delta Q की वैल्यू कितनी है? -70. And the work done is 52.5 joules. So overall it will come out to be minus 122.5 joules. minus 122.5 joules. यहाँ पे जो आपको नेगेटिव साइन जो मिला है, ये नेगेटिव साइन क्या शो करेगा? दैट फाइनल इंटरनल एनर्जी is lesser than initial internal energy. और अगर ऐसा हुआ है, since internal energy is a function of temperature only for ideal gas, so you will say that the final temperature is lesser than the initial temperature. So आपकी गैस क्या हुई है? डिक्रीज हुई है. और you will say that the temperature of system has decreased. Therefore temperature of system decreases. समझ में आया? टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीज हुआ है. Next question. In this you are given that for the PV diagram as shown in the figure for a thermodynamic process is a semicircle. ये क्या given है आपको? Semicircle. Then you have to find the work done by the gas in the process A, B, C. So सबसे पहले अगर हम अपने डायग्राम पे ध्यान दें तो यहाँ पे जो आपको प्रेशर दिया है वो प्रेशर कितना दिया है? एटमॉस्फेयर में. प्रेशर आपको कौन सी यूनिट्स में दिया है? एटमॉस्फेयर में. सो सबसे पहले आप एटमॉस्फेयर को किस में कन्वर्ट करेंगे? ऐसा यूनिट पास्कल्स में. सो यू नो दैट 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार्स, विच इज अगेन इक्वल टू 1.013 इंटू 10 to the power 5 पास्कल्स. सिमिलरली आपको वॉल्यूम लीटर में गिवन है. सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, सो 1 लीटर विल बी इक्वल टू 10 to the power -3 मीटर क्यूब. सो हमने अपनी प्रेशर और वॉल्यूम को एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया. प्रेशर और वॉल्यूम को कौन सी यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया है? एसआई यूनिट में. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस. सो द वर्क डन बाय द गैस विल बी गिवन बाय द एरिया विच इज शेडेड इन येलो कलर. जो येलो कलर से शेडेड एरिया है, ये वाला एरिया आपको क्या देगा? वर्क डन. सो द वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल. इट विल बी इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द सर्कल, विच कैन बी कैलकुलेटेड एज
हाफ इंटू आपका सर्कल का कंप्लीट, अगर आपको एक कंप्लीट सर्कल गिवन होता है, अगर आपको कंप्लीट सर्कल गिवन होता, सो इसका एरिया आप क्या बोलते हैं? इसका एरिया आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे, इफ दिस इज द डायमीटर d1 and this one is your diameter d2, this one is your diameter d2, then the area of the circle will be given by pi by 4 into d1 into d2. Although for a circle the value of d1 and d2 will be same, but since d1 and d2 are drawn on different axes, so उनका स्केल भी क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। दोनों को डिफरेंट एक्सेस के अलॉन्ग प्लॉट किया गया है, सो उनका स्केल या मैथमेटिकल वैल्यूज क्या है? डिफरेंट। सो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट आई एम टेकिंग this distance between the points A and C as d1 and the distance between B and the center of the circle this is d2 by 2. इसको कितना ले रहा हूँ? d2 by 2, where d2 represent the complete d2 by 2 भी नहीं, हम इसको सिर्फ d2 ही अगर ले ले वहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा. सो इन दिस केस द एरिया विल बी हाउ मच? हाफ ऑफ, it will be equal to half of d1 into d2. It will be equal to d1 into d2, where d2 is the complete diameter. जो हम d2 जो लेंगे ना वो क्या होगा? एक आपका complete diameter होगा. So complete diameter will be like this, और उसका हमें हाफ पोर्शन लेना है. सिर्फ कितना पोर्शन लेना है? हाफ पोर्शन. So this half portion will be equal to how much? d2 upon 2. It will be d2 upon 2. So half is considered over here. So I have to basically calculate the value of d1 and d2. d1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 minus 1. Work done will be equal to half of d1 कितना आएगा? 3 minus 1, and it will be how many pascals? 1.013 into 10 to the power 5 pascals. ये तो आपके पास वैल्यू आई किसकी? d1 की, and you have to multiply it by d2. So d2 कितना होगा? अगेन 3 minus 1. अगर आप इस सर्कल को कंप्लीट करोगे, सो सर्कल का हॉरिजॉन्टल डायमीटर कितना आएगा? दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू 3. सो इट विल बी 3 minus 1 इंटू 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ d2, और हमने हाफ उसको ऑलरेडी कर दिया. जब आप इसको सॉल्व करेंगे और हम इसको पाई से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी पाई बाई 2. जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर, योर डिजायर्ड आंसर. दैट विल बी योर फाइनल आंसर. समझ में आया? In the next question you are given that a sample of 2 kg of helium is taken through the process A, B, C, and another sample of 2 kg of same gas is taken through the process A, D, C as shown. How much heat is absorbed in the process? हमें दोनों प्रोसेस की हीट निकालनी है. दोनों प्रोसेस की क्या निकालनी है? हीट. सो हीट निकालने से पहले हमें क्या करना होगा? टेम्परेचर फाइंड आउट करने होंगे, बिकॉज दिस इज गिवन एज अ प्रेशर पीवी कर्व, या कोई पीवी कर्व गिवन है. सो बाय यूजिंग द गैस लॉ, बाय यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन, सिंस आई नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट ईच एंड एवरी पॉइंट, सो आई कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट. टेम्परेचर भी निकाला जा सकता है. जैसे अगर हम देखें फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, जो होती क्या है? पी वी इक्वल टू एन आर टी. पी वी इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स. हीलियम का मोलर मास कितना होता है? हीलियम का मोलर मास कितना है? 4 ग्राम्स. और आपको गिवन मास कितना गिवन है? 2 kg. सो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम. नंबर ऑफ moles of helium. So that will come out to be 2 upon 4 into 10 to the power minus 3. So that will be equal to 500 moles. That will come out to be 500 moles. So now you know the value of n. n की वैल्यू आपको यहाँ से पता है. टेम्परेचर अगर मैं फाइंड आउट करूँ, so using this ideal gas equation I can say that my temperature T will be equal to PV by NR. It will be equal to PV upon NR. Say for example I want to calculate the temperature of the point A,
then the temperature of A will be equal to pressure at A multiplied by volume at A divided by number of moles multiplied by universal gas constant R. Now what is the pressure at the point A? That will be equal to 5 into 10 to the power 4 Newton per meter square. So it will be 5 into 10 to the power 4 Newton per meter square multiplied by volume of the point A, and the volume is 10 into 1000 लीटर. हमें लेकिन यूनिट्स किस में चाहिए होती है? मीटर क्यूब में. वी ऑलरेडी नो that 1000 liter is equal to 1 meter cube, so this is basically given as 10 meter cube only. So the volume of point A is 10 meter cube divided by number of moles, which is 500, and universal gas constant is 8.314 joules per mole Kelvin. Joules per mole Kelvin. So after calculation, you will get the temperature as 120.3 Kelvin. 120.3 Kelvin. Accordingly, you will calculate the temperature of the point B, which will come out to be 240.6 Kelvin. Temperature of point C will come out to be 481.2 Kelvin, and last, the temperature of point D will come out to be 240.6 Kelvin. It will come out to be 240.6 Kelvin. हमें चारों पॉइंट्स के क्या पता चल गए? टेम्परेचर पता चल गई. नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी सी, मैं ए बी सी वाले प्रोसेस का अगर हीट एक्सचेंज निकालूं सो क्या लिख सकता हूँ? क्यू ए बी सी विल बी गिवन बाय हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी प्लस हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस बी सी. ए बी वाले प्रोसेस का पहले हम हीट एक्सचेंज निकाल लें और उसके बाद हीट एक्सचेंज निकाल लें बी सी वाले प्रोसेस का. नाउ फॉर एन आइडियल गैस, अगर आप ए बी वाला प्रोसेस देखेंगे, ए बी वाला प्रोसेस तो वो एक आइसोकोरिक प्रोसेस है. कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस. फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस द वर्क डन इज इक्वल टू 0. फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन कितना आता है? 0. और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम देखेंगे सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस अगर डब्ल्यू 0 है तो डेल्टा क्यू किसके बराबर रहेगा? डेल्टा यू के. और डेल्टा यू सभी आइडियल गैसेस के लिए हमेशा क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी. सो फॉर द प्रोसेस ए बी यू कैन राइट एन सी वी डेल्टा टी. कौन से प्रोसेस के लिए? ए बी वाले प्रोसेस के लिए. अब आइए बी सी वाला प्रोसेस. बी सी प्रोसेस इज एन आइसोबारिक प्रोसेस. बी सी वाला प्रोसेस कौन सा है? आइसोबारिक प्रोसेस. एंड फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस द हीट एक्सचेंज विल बी गिवन बाय एन सी पी डेल्टा टी. It will be given by NCP delta T. So the heat exchange during the process A, B, C will be equal to NCV into TB minus TA plus NCP into TC minus TB. ठीक है, याद करो जो आपके पास CV की वैल्यू जो होती थी, CV की वैल्यू कितनी होती है? R upon gamma minus 1, and the value of Cp is equal to how much? R gamma upon gamma minus 1. अब हमारे लिए रह जाएगा गामा पॉइजन रेशियो कैलकुलेट करना, जो कि किसके बराबर होता है? 1 प्लस 2 अपॉन एफ. 1 प्लस 2 अपॉन एफ. हीलियम क्या है आपके पास? मोनो एटॉमिक गैस. हीलियम इज मोनो एटॉमिक गैस, एंड फॉर मोनो एटॉमिक गैस द डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इज इक्वल टू 3, and therefore the value of gamma will be equal to 5/3. The value of gamma will be equal to 5/3. Putting this value of gamma in the formula of Cp and Cv, you will get Cv as 3/2R, and Cp will be equal to 5/2R. So using both of these value of Cp and Cv and substituting them over here, नंबर ऑफ मोल्स हमें ऑलरेडी पता है, Tb और Ta. टेम्परेचर हमें सारे कोऑर्डिनेट्स के पता है. Cp और Cv की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली. सो यू विल गेट द हीट एक्सचेंज इन द प्रोसेस A B C will come out to be 3.25 into 10 to the power 6 joules. This is the heat exchange during the process A B C. सिमिलरली अगर हमें ए डी सी वाले प्रोसेस का अगर हीट एक्सचेंज निकालना है, कौन से प्रोसेस का? ए डी सी. सो सबसे पहले हम निकालेंगे ए डी वाले प्रोसेस का. और ए डी वाला प्रोसेस क्या है हमारा? आइसोबारिक. एंड देन वी विल ऐड द हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस डी टू सी.
D2C वाला प्रोसेस कौन सा है? आइसोकोरिक प्रोसेस। सो आइए देखते हैं उसके लिए आप क्या लिखोगे। हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ADC विल बी इक्वल टू हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस AD प्लस हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस DC, जहाँ पे AD वाला प्रोसेस कौन सा है? आइसोबारिक प्रोसेस, और DC वाला प्रोसेस कौन सा है? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आप क्या लिखेंगे? NCP डेल्टा T, where final temperature is that of the point D during the process and the initial point is A, plus आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए NCV डेल्टा T क्या आएगा? TC minus TD. Now you already know all the values, so after substituting you will get the value is equal to 3.75 into 10 to the power 6 joules. 3.75 multiplied by 10 to the power 6 joules. This is the answer to the second part of the problem. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर गिवन दैट देयर आर टू थर्मली इंसुलेटेड वेसल्स। देयर आर टू थर्मली इंसुलेटेड वेसल्स, वन विद 0.025 मोल्स ऑफ हीलियम एंड अनदर विद n मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। दूसरे में n मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बोथ द गैसेज आर सेम। नाउ equal amount of heat is supplied to both the vessels and it is found that temperature of both the gases rises by the same amount. जब हमने दोनों ही गैसेस को सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की, तो दोनों का टेम्परेचर भी राइज कितना हुआ? सेम। देन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द सेकेंड वेसल। देखते हैं, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे हीलियम गैस के लिए बात करूं, मैं अपने वेसल 1 जिसमें हीलियम है इसकी अगर मैं बात करूं, सो हीलियम को जो भी आपने हीट सप्लाइड की होगी Q1, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? नाउ सिंस the vessel is thermally insulated vessel, the vessel is thermally insulated vessel, so the volume of the gas will remain the same. The volume of the gas will always remain the same, in which case the work done by the gas while you are supplying the heat will be equal to 0. आप कितनी भी हीट सप्लाई करो, सिंस गैस का वॉल्यूम सेम रहेगा, इसलिए वर्क डन कितना आएगा? 0. एंड बाई यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू विल से दैट डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा U1 विच विल बी इक्वल टू NCV डेल्टा T, विच विल बी इक्वल टू NCV डेल्टा T। अब हम हीलियम की बात करें तो हम N1CV1 इंटू डेल्टा T बोल देंगे। नंबर ऑफ मोल्स हीलियम के कितने गिवन है? 0.025। CV ऑफ हीलियम विल बी हाउ मच? R अपॉन गामा माइनस 1, वेयर गामा विल बी टेकन फॉर मोनोएटॉमिक गैस। और जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, CV की वैल्यू कितनी आती है? 3/2R इंटू डेल्टा T। ये तो हमने बात की फर्स्ट वेसल की। नाउ इन माई सेकेंड वेसल वेयर आई हैव हाइड्रोजन, उसका भी वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम। सो बाय द सेम explanation I will say that delta Q2 is equal to delta U2 which will be equal to N2 CV2 delta T। क्योंकि जब मैंने हीट सप्लाई की तो दोनों का टेम्परेचर क्या हुआ है? सेम राइज किया है, इसलिए डेल्टा T जो मेरे वेसल 1 का था हीलियम के लिए, वही डेल्टा T मेरा हाइड्रोजन के लिए भी रहेगा। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें, नंबर ऑफ मोल्स हमें हीलियम हाइड्रोजन के नहीं पता। हाइड्रोजन एक डायटोमिक गैस है। हाइड्रोजन क्या है आपकी? डायटोमिक गैस। सो फॉर दैट विल से R अपॉन गामा 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T, जहाँ पे गामा 2 क्या डिनोट कर रहे? पॉइजन्स रेशियो फॉर गैस इन वेसल 2, इन वेसल 2। अच्छा बताओ, जो हमारे पास गामा की वैल्यू होती है वो होती कितनी है? 1 प्लस 2 अपॉन F, वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर डायटोमिक गैस, for diatomic gas the degree of freedom F is equal to how much? 5, and therefore the value of gamma will come out to be 7/5. The value of gamma will be equal to 7/5. Therefore the value of CV की वैल्यू कितनी होती है? R अपॉन गामा माइनस 1। तो CV कितना आएगा? 5/2R। CV कितना आएगा? 5/2R। So either you can substitute the value of CV from this expression over here, or you can use the value of gamma equal to 7/5 from this expression over here. So कोई भी वैल्यू आप पुट कर लो तो आपको डेल्टा Q2 पता चल जाएगा। अब दोनों केसेस में हमने जो हीट सप्लाई की है दोनों गैसेस के लिए वो भी क्या है? सेम। सो डेल्टा Q1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा Q2, डेल्टा Q1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा Q2,
सो आइए देखते हैं हमें क्या मिलेगा यहाँ से सॉल्व करने पे. बाय इक्वेटिंग डेल्टा Q1 टू डेल्टा Q2 you will say 0.025 into 3 by 2 r delta t will be equal to n into 5 by 2 r into delta t. Delta t will cancel out from both the sides. r डिनोमिनेटर वाला 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा. सो हमें n की वैल्यू कितनी मिलेगी 0.025 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 5 एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट the number of moles of hydrogen will be 0.015 moles. This will be the final answer to the problem. समझ आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In this problem, you are given that the figure shows an ideal gas changing its state from A to C by two different paths A, B, C and AC. क्वेश्चन में आपको दो डिफरेंट पाथ गिवन है. पहला पाथ कौन सा है A, B, C और दूसरा पाथ कौन सा है A, C. देन यू हैव टू फाइंड द पाथ along with the work done is least. And the second part you are given that the internal energy of the point A is 10 joules and the heat supplied in the path AC is 200 joules. Then you have to find the potential energy or the internal energy of the point C. हमें point C की internal energy find out करनी है. तो सबसे पहले पार्ट का अगर हम आंसर देखें, अगर मैं A, B, C वाले पाथ का वर्क डन अगर निकालूं, A, B, C वाले पाथ का अगर वर्क डन निकालूं, सो बाय द कंसेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द कर्व एंड द वॉल्यूम एक्सेस विच विल गिव मी द वर्क डन बाय द प्रोसेस. सो A, B, C वाले पाथ का मेरा एरिया कितना आएगा, this area which is highlighted by, which is shaded by red color, this red color area will give me the work done by the process A, B, C. दूसरी तरफ अगर मैं येलो कलर से शेडेड एरिया देखूं, जो मेरे को एरिया देगा AC वाले प्रोसेस का, AC वाले प्रोसेस का वर्क डन विल बी गिवन बाय दिस येलो शेडेड एरिया. सो फ्रॉम ज्योमेट्री यू कैन इजीली सी दैट द एरिया shaded by red color is greater than the area shaded by yellow color. So red color वाला एरिया कौन सा था, the work done in the process A, B, C. So हमारे सबसे पहले पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, that work done in the process A, B, C is greater than the work done in the process B, C. ठीक है. Now in the second part of the question you have to find the change in internal energy. For that we have to firstly calculate the work done in the process AC. The work done in the process AC. So देखते हैं वर्क डन AC वाले प्रोसेस का कैसे निकालेंगे. By calculating the area of the trapezium, by calculating the area of the trapezium which is equal to half of sum of the parallel sides which will be equal to 5 plus 15 multiplied by the height between the parallel sides which will be equal to 6 minus 2. और यूनिट्स हमारी क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन द प्रेशर एक्सिस एंड मीटर क्यूब ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, बोथ ऑफ विच आर SI यूनिट्स. So you will get the work done in the process A to C will be 40 joules. It will be 40 joules. Now from first law of thermodynamics, you will say that change in heat during the process AC should be equal to change in internal energy during the process AC plus work done during the process AC. Change in heat during the process AC is given in the question as 200 joules. So we'll put 200 joules. Change in internal energy will be given by final internal energy which is at point C minus initial internal energy which is at point A plus work done in the process A to C, and the work done is coming out to be positive 40. कितना आ रहा है, positive 40. साथ में आपको वैल्यू गिवन है that the potential energy at the point internal energy at the point A is equal to how much, 200 joules. So by substituting the value you will get the internal energy at the point C is equal to 200 plus 200 minus 40, so that will be 360 joules. That will be how much, 360, sorry, the internal energy at the point A is given as 10 joules. This is given as 10 joules. So it will be, the final answer will be 170 joules. तो हमें C पॉइंट की इंटरनल एनर्जी पता चली जो कितनी आई, 170 joules.
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In this question, you are given that the volume of diatomic gas with Poisson's ratio gamma is equal to 1.5 is changed adiabatically from 16 liters to 12 liters. The volume have been changed from 16 liters to 12 liters. So अगर मैं अपनी initial state देखूं, so my initial state is one where the pressure is P1, volume is V1 and the temperature is T1. Now this initial state have undergone an adiabatic process. कौन सा प्रोसेस अंडरगो हुआ है? एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर विच गामा इज गिवन एज 1.5 एंड द फाइनल स्टेट जो मुझे मिलेगी, उस फाइनल स्टेट में मेरा प्रेशर एज वेल एज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑल ऑफ देम विल बी चेंज, ऑल ऑफ देम विल बी डिफरेंट. सो इन द फाइनल स्टेट लेट मी एज्यूम दैट द प्रेशर इज P2, वॉल्यूम इज V2 एंड द टेम्परेचर इज T2. ठीक है. यू आर गिवन दैट द इनिशियल वॉल्यूम, जो हमें इनिशियल वॉल्यूम गिवन है वो कितना गिवन है? V1 is 16 liters and the volume V2 is 12 liters. तो हमारी गैस क्या हुई है? कंप्रेस हुई है. गैस क्या हुई है? कंप्रेस. नाउ यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द फाइनल एंड इनिशियल प्रेशर एज वेल एज द रेशियो ऑफ फाइनल एंड इनिशियल टेम्परेचर. सो पहला पार्ट देखते हैं. नाउ यू नो दैट द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज P1 V1 raised to power gamma is equal to P2 V2 raised to power gamma. So the ratio of final pressure P2 by initial pressure P1 will be equal to initial volume upon final volume whole raised to power gamma. हमें V initial और V final की वैल्यू पता है, as well as we know the value of the adiabatic constant or the Poisson's ratio gamma is equal to 1.5. So upon putting all the values, P final upon P initial, which is basically P2 upon P1, will be equal to 16 upon 12 raised to power 1.5, and after solving you will get this value is equal to 1.533. This is the answer to the first part of the problem. Now similarly we have to find the relation between the temperature and the volume. For an adiabatic process the relation is T1 V1 raised to power gamma minus 1 is equal to T2 into V2 raised to power gamma minus 1. So the ratio of initial temperature to final temperature, or sorry, you have to find the ratio of final by initial. So the ratio of initial temperature, final temperature by initial temperature is T2 by T1, which will be given by V1 by V2 whole raised to power gamma minus 1. So upon substituting the value you will put 16 upon 12 whole raised to power 0.5, which will come out to be 1.153. This is the answer to the second part of the problem. समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. In this question you are given that 1 mole of an diatomic gas is isothermally expanded at 27 degrees Celsius till the volume is doubled. Then it is adiabatically compressed to its original volume. Then you have to find the total work done. क्या फाइंड आउट करना है आपको? टोटल वर्क डन. देखते हैं. सो इनिशियल आपको एक 1 मोल ऑफ गैस गिवन है डायटोमिक गैस की, वेयर द वॉल्यूम हैज बीन डबल्ड आइसोथर्मली. द वॉल्यूम हैज बीन डबल्ड आइसोथर्मली. सो इफ आई एज्यूम दैट माई इनिशियल स्टेट इज P1 V1 एंड T1 विच हैव अंडरगॉन एन आइसोथर्मल प्रोसेस. सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम टेम्परेचर क्या बोलेंगे? कांस्टेंट. टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट. और वॉल्यूम क्या हो गया? डबल. सो नाउ फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आपका वॉल्यूम डबल हुआ है तो प्रेशर कितना हो गया होगा? हाफ. प्रेशर कितना हो गया होगा? हाफ. सो वी विल राइट P1/2 2V1 और टेम्परेचर कितना रहा? सेम. अच्छा, इसके बाद इट इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड. इसको हमने एडियाबेटिक कंप्रेशन किया. सो दिस इज एडियाबेटिक compression, after which my pressure, volume and temperature will change, and it is given that the gas is compressed to its original volume. So my final pressure is something different, P3. say for example कितना आ गया वो? P3. फाइनल वॉल्यूम कितना आया? इनिशियल वॉल्यूम के बराबर V1 एंड द फाइनल टेम्परेचर इज लेट से फॉर एग्जांपल T3.
कितना हुआ ये T3. Let us also say that the work done in the first process, isothermal process, is W1 and the work done in the adiabatic compression process is W2. So W1 आपके पास कितना आएगा nRT ln V final upon V initial. The work done for an isothermal process. नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है गैस के 1. सो n की वैल्यू कितनी आएगी 1 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 8.314 एंड द इनिशियल टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस. इसको हम केल्विन में लिखेंगे. सो 27 प्लस 273. सो डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया. मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम इज 2V1 एंड इनिशियल वॉल्यूम इज V1. V1 एंड V1 विल कैंसिल आउट. नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज 0.693. याद रखिए जो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू जो होती है इट इज 0.693. सो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज यू विल गेट द वर्क डन इन द फर्स्ट प्रोसेस इज इक्वल टू 1728.48 जूल्स. ठीक है, इतना हमें वर्क डन मिल जाएगा पहले प्रोसेस का. अब दूसरे प्रोसेस का वर्क डन निकालें. सो दूसरा प्रोसेस कौन सा है हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन. दूसरा प्रोसेस कौन सा है एडियाबेटिक कंप्रेशन फॉर विच माई फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू द इनिशियल वॉल्यूम. जो मेरा फाइनल वॉल्यूम V3 है वो मेरे इनिशियल वॉल्यूम V1 के बराबर है. लेकिन मुझे टेम्परेचर नहीं पता कि मेरा टेम्परेचर कितना होगा. सो सबसे पहले हमें टेम्परेचर निकालना होगा. सबसे पहले हम या तो टेम्परेचर निकालेंगे या प्रेशर निकालेंगे. तो हम यहाँ पे टेम्परेचर निकालना ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए. फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस you already know that temperature T2, temperature of the state 2 which is already given as T1. हमारा जो पहला पॉइंट है उसका टेम्परेचर कितना है T1 इंटू 2V1 रेश पावर गामा माइनस 1 विल बी इक्वल टू T3 इंटू V1 रेश पावर गामा माइनस 1. ठीक है, जहाँ पे मैंने यूज़ किया है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस temperature into volume ratio power gamma minus 1 is a constant. This is a constant. So after substituting all the values you will get the temperature T3 is equal to T1 into T raised power gamma minus 1. डायटोमिक के लिए गामा कितना होता है 7/5. डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है 7/5. So let us write it down. For diatomic gas, the value of gamma is equal to 1 plus 2 upon degree of freedom. और degree of freedom कितना होता है diatomic के लिए 5. So value gamma की कितनी मिलेगी 7/5 which is equal to 1.4. Substituting this value of gamma over here, the temperature T3 will come out to be temperature T1 which is 27 degrees Celsius plus 273 to convert it into Kelvin scale multiplied by 2 raised to power 0.4. 2 raised to power 0.4. So this is your final temperature T3. Now the work done in the adiabatic process. Work done in adiabatic process is given by adiabatic process का वर्क डन कितना होता है हमने यहाँ पे इसको W2 से डिनोट किए. which will come out to be either you may write P1V1 minus P2V2 upon gamma minus 1 which can also be written as NR T1 minus T2. और ऐसे कीजिए इसको P1V1 ना लिखिए, इसको P initial और V initial लिख लीजिए. So we may write it as P initial V initial minus P final V final upon gamma minus 1 which can be written as NR T initial minus T final upon gamma minus 1. So after substituting the value you will get W2 is equal to number of moles is 1 or we may write it as NR T initial is T1 T final is T3 upon gamma minus 1. यहाँ पे आप सारी वैल्यूज को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यू विल गेट द सेकेंड वर्क इज इक्वल टू इट विल कम आउट टू बी माइनस नेगेटिव 1992.24 joules.
सो हमें सेकेंड प्रोसेस का वर्क मिल गया. नाउ यू हैव टू फाइंड द कंबाइंड वर्क ऑफ द सिस्टम, क्योंकि हमें पूरे प्रोसेस का वर्क निकालना था ना. तो पहला वाला वर्क कितना था, 1728.48 जूल्स, एंड द सेकेंड वर्क इज -192.24 जूल्स. So after solving you will get the net work is equal to the addition of the two works, which will be 1728.48 minus 1992.24. So it will come out to be minus 263.74 joules. Roughly it will come out to be this value. समझ आया कैसे निकाला ये वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन दैट इफ द पिस्टन एज शोन इन द फिगर इज स्लोली पुल्ड अप सो दैट द गैस वॉल्यूम इंक्रीजेस आइसोथर्मली टू के टाइम्स. सो अगर मैं एज्यूम करूं कि मेरा इनिशियल वॉल्यूम कितने, इनिशियल वॉल्यूम इज V, देन माई फाइनल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू K टाइम्स V. और इस दौरान प्रोसेस मेरा कौन सा हुआ है, आइसोथर्मल प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस हुआ है, आइसोथर्मल प्रोसेस. देन यू हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द पुलिंग एजेंट इन दिस प्रोसेस, गिवन दैट इनिशियली यू हैव n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट द टेम्परेचर T0. ठीक है. सो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, वहाँ पे रेड कलर का जो हमारा पिस्टन है, रेड कलर वाला जो हमारा पिस्टन है, उसके नीचे वाली साइड पे तो हमारे पास गैस है, नीचे वाली साइड पे तो गैस है, लेकिन अपर साइड पे तो एटमॉस्फेयर होगा. अपर साइड पे क्या होगा, एटमॉस्फेयर, विच विल एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द पिस्टन. सो द पिस्टन इज बीइंग एक्सर्टेड बाय एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. पिस्टन के ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है. सो यू विल से बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय conservation of energy, you will say that the work done by the external agent or the work done by the external force plus work done by the gas should be equal to work done on the atmosphere, should be equal to work done on atmosphere. क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल वर्क है वो कौन सी डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में. अगर फोर्स हमारा अपर डायरेक्शन में लग रहा है तो उसका वर्क डन भी कहाँ आएगा, अपर डायरेक्शन में. जो हमारी गैस है वो ऑलरेडी पिस्टन के ऊपर किस डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, इन द अपर डायरेक्शन. दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस. सो आई विल से दैट द वर्क डन बाय द गैस इज ऑल्सो इन द अपर डायरेक्शन. सो दोनों का वर्क क्या आएगा, एडअप होगा. वर्क डन बाय द गैस एज वेल एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इन अपर डायरेक्शन. और ये जो वर्क जो हो रहा है ये हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट हो रहे हैं, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट हो रहे हैं. सो यहाँ पे जो वर्क डन ऑन द एटमॉस्फेयर जो हम कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी टर्म्ड एज वर्क डन ऑन द एटमॉस्फेयर. दिस विल बी द वर्क डन ऑन द एटमॉस्फेयर, वेयर एज द टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. या तो आप बोलेंगे वर्क डन, पहले केस में क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और सेकंड के लिए आप क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय गैस. ठीक है. सो आपको निकालना क्या है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट. सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू द वर्क डन ऑन एटमॉस्फेयर माइनस वर्क डन बाय द गैस, माइनस वर्क डन बाय द गैस. अच्छा, वर्क डन ऑन द एटमॉस्फेयर किसके बराबर होगा, it will be equal to the atmospheric pressure multiplied by final volume minus initial volume minus work done by the gas will be equal to, since the gas have undergone an isothermal process, so the work done will be given by nRT, natural log of final volume upon initial volume, natural log of final volume upon initial volume. हमने एटमॉस्फेयर का वर्क कैसे निकाले, ये देखो. अगर आपको एटमॉस्फेयर का वर्क समझना है, सो वर्क डन ऑन द एटमॉस्फेयर विल सिंपली बी गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ पी डीवी, इंटीग्रल ऑफ पी डीवी. क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वो इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा.
और आपके पास इंटीग्रल किसका बचेगा, डीवी का, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे सो दिस विल यू विल गेट फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अगर मैं ये एज्यूम करूँ कि इनिशियल जो मेरा पिस्टन है वो इसी रेड वाली पोजीशन पर है जो आप देख रहे हो, इनिशियली ये इसी रेड वाली पोजीशन पर है, दिस इज द इनिशियल स्टेट, एंड फाइनली द पिस्टन मूव टू एन अबव लोकेशन, दिस वन। पिस्टन हमारा गैस के प्रेशर की वजह से और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये ऊपर वाले लेवल पे आ गया, दिस इज माई फाइनल स्टेट। सो व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एटमॉस्फेयर का कितना वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, ये वाइट वाला पोर्शन, दिस पोर्शन विल बी द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो हमें फाइनल वॉल्यूम कितना गिवन है, द फाइनल वॉल्यूम इज गिवन टू यू एज दिस वन विच इज गिवन एज kV, और जो मेरा इनिशियल वॉल्यूम है वो आपको कितना गिवन है, दिस लेंथ will give you the initial volume. So you know the final volume as well as the initial volume by substituting the value over here. You will calculate the work done on the atmosphere, and similarly the work done by the gas will be equal to the work done in the isothermal process, which is equal to nRT ln final volume upon initial volume. अब सारी वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू P into final volume is K V naught and initial volume is V naught minus nRT ln K V naught upon V naught. V naught and V naught will cancel out, and from here V naught और V naught दोनों हमारे पास कॉमन आ जाएगा, so it will be P V naught times K minus 1 minus nRT ln K. Now P into V naught will be equal to nRT naught into K minus 1 minus nRT ln K minus nRT ln K, and the initial temperature is also T naught. Initial temperature जो है वो भी कितना है, T naught. So by taking the common values nRT naught, you will get the final work is nRT naught K minus 1 minus natural log of K. This is the work done by the external agent. समझ आया? Moving to the next question. Here you are given that 2 moles of helium are initially at temperature of 27 degrees Celsius and occupy a volume of 20 liters. The gas is first expanded at constant pressure. साथ में हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे अपना कंसेप्ट डायग्राम बनाते जाएंगे। इसने क्या बोला, 2 moles of helium are initially at a temperature of 27 degrees Celsius and occupy a volume of 20 liters. So in my initial state हम ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, you have some pressure P1, the initial volume is 20 liters and the initial temperature is 27 degrees Celsius, which is equivalent to 300 Kelvin. Now this have undergone a process which is at constant pressure. So कौन सा process हुआ है, ये isobaric process हुआ है. For isobaric process you will say the pressure will remain the same. So pressure P2 will be equal to P1. और अगर प्रेशर सेम रहे तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. प्रेशर कांस्टेंट है और इसने वॉल्यूम डबल बोल दिए, वॉल्यूम क्या बोले, डबल. सो V2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1, और अगर हमारा वॉल्यूम डबल हुआ है तो कॉन्सिक्वेंटली टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डबल. सो टेम्परेचर T2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस द टेम्परेचर ऑफ T1. नाउ फॉर द थर्ड प्रोसेस इट इज सेइंग देन इट अंडरगोज एन एडियाबैटिक चेंज अंटिल इट टेम्परेचर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. सो अब ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ है, और एडियाबैटिक प्रोसेस होने के बाद हमारा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चेंज हो गया इन सच अ वे दैट माई प्रेशर, फाइनल प्रेशर इज P3, फाइनल वॉल्यूम इज V3, बट द फाइनल टेम्परेचर T3 इज इक्वल टू द इनिशियल टेम्परेचर T1. ठीक है. सो यू हैव टू स्केच द प्रोसेस ऑन द PV कर्व एंड फाइंड द वर्क डन बाय द गैस. हमें PV कर्व पे कर्व को ड्रॉ करना है और वर्क डन बाय द गैस भी कैलकुलेट करना है.
तो सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अपने आइसोबारिक प्रोसेस की, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस आप क्या बोलेंगे कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू जीरो एज वेल एज द डिफरेंशियल चेंज इन प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ स्टेट of an ideal gas PV is equal to nRT, PV is equal to nRT, you will say that volume is directly proportional to temperature, or V1 by T1 is equal to V2 by T2. Final volume V2 कितना given है? Since V2 is given twice V1, so you will say that the final temperature T2 is equal to twice the initial temperature T1. The initial temperature is already given as 300 Kelvin, so the final temperature will be equal to 600 Kelvin. तो मुझे final temperature पता चल गया। और आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क क्या होता है? फर्स्ट प्रोसेस का वर्क डन कितना निकलेगा? P इंटू डेल्टा वी, P इंटू डेल्टा वी विच कैन ऑल्सो भी गिवन बाय NR डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने गिवन है? 2 मोल्स हीलियम के। R इज इक्वल टू 8.314। द फाइनल टेम्परेचर इज 600 Kelvin एंड द इनिशियल टेम्परेचर इज 300 Kelvin. आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज यू विल गेट द वर्क डन इज इक्वल टू 4980 joules. दिस इज द वर्क डन इन द फर्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस। अब देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मुझे टेम्परेचर्स पता है, बिकॉज टेम्परेचर T3 इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर T1 विच इज ऑलरेडी गिवन एज 300 Kelvin. सो फॉर कैलकुलेटिंग द वर्क ईदर आई नीड प्रेशर और आई नीड वॉल्यूम, और आई नीड वॉल्यूम. सो लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम. हमारा फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? So you will say for adiabatic process you have T into V raised to power gamma minus 1 as a constant. So you will say temperature T2 into volume V2 raised to power gamma minus 1 is equal to temperature T3 into volume V3 raised to power gamma minus 1. गैस कौन सी गिवन है आपको क्वेश्चन में? हीलियम गैस विच इज अ मोनोटॉमिक गैस. मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है? मोनोटॉमिक गैस का गामा कितना होगा? 5/3. सो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज वॉल्यूम आपको टेम्परेचर T2 कितना गिवन है? 2T1. वॉल्यूम V2 कितना गिवन है? 2V1. रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2/3 विल बी इक्वल टू द फाइनल टेम्परेचर विच इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वॉल्यूम. वो मुझे निकालना है. सो इट विल बी V3 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू 2/3. आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट V3 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3/2 2 raised to the power 3/2 into 2 it will be 5/2 times V1. ठीक है, मुझे इतना वॉल्यूम मिल गया. तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. मेरा वॉल्यूम क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है. सो जो आपको प्रोसेस गिवन है एडियाबेटिक प्रोसेस, ये एडियाबेटिक प्रोसेस होने के साथ साथ क्या है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन. तो आप इसका पूरा नाम क्या बोलेंगे? दिस इज एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस. क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ये नहीं पता था कि जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक कंप्रेशन का या एक्सपेंशन का है. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द फाइनल वॉल्यूम यू केम टू नो दैट दिस प्रोसेस इज एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस. अब अगर मैं वर्क निकालूँ एडियाबेटिक प्रोसेस का, द वर्क फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस W2 विल बी गिवन बाय P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा माइनस 1 which can be written as NR into T initial minus T final upon gamma minus 1. So substitute the values. Number of moles is given as 2. The value of universal gas constant R is equal to 8.314 multiplied by the initial temperature. इस प्रोसेस के लिए इनिशियल टेम्परेचर कौन सा है? टेम्परेचर T2. जो मेरा एडियाबेटिक प्रोसेस है वो हमारी स्टेट 2 और स्टेट 3 के बीच में काम कर रहे हैं. सो वहाँ पे मेरे इनिशियल टेम्परेचर कौन सा होगा? स्टेट 2 का T2 विच इज 600 Kelvin एंड द फाइनल टेम्परेचर इज 300 Kelvin डिवाइडेड बाय गामा. पॉइजन रेशियो फॉर एन मोनोटॉमिक गैस इज 5/3 -1.
So after solving you will get the work is equal to 7470 जूल्स. ये हमें एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क मिला है. अगर मैं कंप्लीट प्रोसेस का अगर वर्क निकालूं, वर्क डन बाय द गैस, इफ आई कैलकुलेट वर्क डन बाय द गैस, अगर आप यहाँ पे नोट करो तो जो हमें वर्क डन सेकेंड प्रोसेस में मिला है वो भी पॉजिटिव है, और जो हमें फर्स्ट प्रोसेस में जो वर्क मिला है वो भी पॉजिटिव है. और पॉजिटिव वर्क क्या बताते हैं? दैट वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क इज डन बाय द सिस्टम. So if I have to calculate the net work done by the gas, I'll say that it will be equal to the addition of both of these two. So 4980 plus 7470. So the net work done by the gas will be equal to 12450 joules. अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा होता व्हाट इज द वर्क डन ऑन द गैस, what is the work done on the gas, so that will be the negative of the work done by the gas, so it will be equal to 12450 joules. समझ में आया? ऑल्दो वो आपसे ऐसा पूछेगा नहीं क्योंकि वर्क डन ऑन द गैस नहीं है. नाउ फाइनली यू हैव टू ऑल्सो ड्रॉ द इंडिकेटर डायग्राम, पीवी कर्व. हमें इंडिकेटर डायग्राम बनाने हैं. इंडिकेटर डायग्राम में पहला प्रोसेस कौन सा है आपका? आइसोबारिक. आइसोबारिक प्रोसेस आप इंडिकेटर डायग्राम पे कैसे शो करते हैं? बाय ड्रॉइंग अ लाइन पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस, बाय ड्रॉइंग अ लाइन पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस इन विच माई वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. और उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेट से थर्ड स्टेट में एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुए. क्या हुआ है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन. सो ऑन द इंडिकेटर डायग्राम यू विल प्लॉट द कर्व लाइक दिस. हियर यू हैव वॉल्यूम एक्सिस एंड दिस वन इज योर प्रेशर एक्सिस. सबसे पहला जो प्रोसेस जो हमारा हुआ वो कौन सा हुआ? ऐसा, जहाँ पे दिस इज माई स्टेट 1 एंड दिस वन इज माई स्टेट 2 एंड द इनिशियल प्रेशर इज P1. इनिशियल वॉल्यूम V1 आपको कितना गिवन है? 20 लीटर्स. और फाइनल वॉल्यूम आपको एट द एंड ऑफ द आइसोबारिक प्रोसेस कितना दिया है? V2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1, सो दैट विल बी 40 लीटर्स. उसके बाद आपका प्रोसेस कौन सा हुआ है? एडियाबेटिक प्रोसेस, और वो एक्सपेंशन है. एडियाबेटिक एक्सपेंशन है. सो एडियाबेटिक कर्व कैसा होता है? समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज माई स्टेट 3 इन विच माई फाइनल वॉल्यूम V3 इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 5/2 टाइम्स V1. और V1 की वैल्यू कितनी है? 20. सो इट विल बी 20 इंटू 2 रेज़ पावर 5/2. दैट इज माई फाइनल वॉल्यूम V3 लीटर्स. इन सच अ वे, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर्स भी अगर नोट करूँ तो आइए हम टेम्परेचर भी लिख लेते हैं. हमारे फर्स्ट पॉइंट का टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन. टेम्परेचर सेकेंड पॉइंट का कितना था? 600 केल्विन. एंड द टेम्परेचर ऑफ द थर्ड पॉइंट इज अगेन गिवन है 300 केल्विन. So I can say that my first point and third point are lying on an isotherm. ये कहाँ पे लाई कर रहा होगा? हमारे एक आइसोथर्म पे. So we can join the first point and the third point by an isotherm also. So this blue dotted curve denotes an isotherm. So although the initial state 1 and the final state 3 were having the same temperature, but so you will say that T3 minus T1 is equal to 0. T3 minus T1 equal to 0, or you will say that delta T is equal to 0, but this is a non-isothermal process. This is a non-isothermal process. ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे प्रोसेस के दौरान जो मेरा dt है वो नॉन जीरो है. dt का मतलब आप कोई भी एक रैंडम पॉइंट लो और इसके जस्ट नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो. सो उन दोनों पॉइंट के टेम्परेचर में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा. सो dt इज नॉन जीरो इन दिस केस. सो दिस इज अ नेट नॉन आइसोथर्मल प्रोसेस. समझ में आया?